हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई केमिकल इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है केमिकल। ये ऊपर का नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, ये चैप्टर का नेम है मित्र केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और देखो यहाँ पे इसमें हमें क्या पढ़ना है भाई, वो इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पहले लिख लो। पहला पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हम लोग ये समझेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल रिएक्शंस, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ये इतने टॉपिक हम पढ़ेंगे भाई इस चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शंस में। देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, दूसरा पढ़ेंगे भाई मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, तीसरा पढ़ेंगे इसमें भाई लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे आपने केसी, केपी, केएक्स वगैरह सुना होगा। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे भाई फिर एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट इसमें जो पढ़ेंगे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या पढ़ोगे भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें ली चैटियर प्रिंसिपल, ली चैटियर प्रिंसिपल। ये इसी को हिंदी बोलते हुए ला सातेलिए का नियम, लॉ सातेलिए का नियम, या इंग्लिश बोलते थे ली चैटियर प्रिंसिपल, है ना, चैटियर प्रिंसिपल। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, जैसे आपने सुना होगा साम्यावस्था इक्विलिब्रियम, तो दो टर्म आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल में हम लोग पढ़ेंगे भाई टाइप ऑफ रिएक्शंस, इसमें होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भाई मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें जैसे आपने सुना होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर पढ़ेंगे भाई लॉ ऑफ मास एक्शंस, है ना, जिसको गुल्डबर्ग और बागे ने दिया था। गुल्डबर्ग और बागे ने 1869 या 1969 में दिया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे केसी, केपी, है ना, ये सब। उसके बाद पढ़ेंगे भाई एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन इसका क्या यूज है, जैसे वो रिलेशन वगैरह पढ़ेंगे, केसी केपी क्या रिलेशन होगा, क्या यूनिट होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शंस, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड वगैरह क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, 1 मोल में से जो डिसोसिएट होता है, 1 मोल से जो डिसोसिएट होगा उसी बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक होता है डिसोसिएशन, एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
चाहे जितने से टूट जाए वो डिसोसिएशन है, और जब एक मोल में से टूटेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाता है। और लास्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये होता है एप्लीकेशन या कह सकते हो ली चैटियर प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई कि कोई रिएक्शंस कब फॉरवर्ड जाएगी, कब बैकवर्ड जाएगी, कब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, कब वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ेगा, कब प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, कब इनर्ट गैस का इफेक्ट पड़ेगा। ये सब कंडीशन सब इसमें पढ़ते हैं ली चैटियर प्रिंसिपल में। कहां पढ़ेंगे भाई? ली चैटियर प्रिंसिपल में। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में, है ना। तो अब देखो थोड़ी सी बात समझो, इक्विलिब्रियम टर्म समझने के लिए, इक्विलिब्रियम टर्म समझने के लिए या मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें होंगी जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शंस का मतलब हो गया वो ऑर्गेनिक वाला नहीं कि एडिशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, सबट्रैक्शंस, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, वो सब नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। सिर्फ जो इससे रिलेटेड होगा इक्विलिब्रियम से उसको पढ़ा जाएगा, जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होगा उसे पढ़ा जाएगा, है ना। जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होगा उसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी डाल देंगे मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शंस, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ली चैटियर प्रिंसिपल होता है इसको लास्ट में ले का नियम बोलते हैं यूपी और बिहार बोर्ड में, ठीक है। चलो, तो अब देखो भाई थोड़ी सी बात देखो, जो इक्विलिब्रियम है ना उसको समझाने के लिए टर्म लेते हैं, कहते हैं वेट बैलेंसिंग मशीन, वेट बैलेंसिंग मशीन। हम वो भी नहीं लेते, हमने आपने देखा होगा कभी आपके अगल बगल में सर्कस वगैरह देखा होगा, उस सर्कस में आपने देखा होगा उसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, एक रस्सी बांधी रहती है इस तरह से, और उस रस्सी देखेंगे तो इधर से इधर जाती रहती है, और वो बच्ची अपने सर पे जो कोई वगैरह सामान वगैरह रखी रहती है और हाथ में जो है कुछ ऐसे की रहती है। तो उस रस्सी पे कैसे चलते वो अपने वेट को बैलेंस करते हैं, उस रस्सी पे अपने वेट को बैलेंस करते हैं, और जब वो बैलेंस कर लेते हैं तो उनका वो इक्विलिब्रियम हो जाता है, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब बैलेंस हो जाएगा तो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लिखना इसमें द स्टेट ऑफ सिस्टम, द स्टेट ऑफ सिस्टम, लिखो भाई, लिख लो, द state of system at which all the measurable property, देखो भाई, the state of system at which all the measurable property of the system, लाइक, देख लो भाई कौन कौन सी मेजरमेंट प्रॉपर्टी है, लिखिएगा प्रेशर, टेम्परेचर, मोल, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, डेंसिटी, कलर, एक्सेट्रा। When the state of the system at which all the measurable property of the system like pressure, temperature, mole become constant, all the measurable property of the system वो क्या हो जाए भाई, कांस्टेंट हो जाए। वो जो भी आपका सिस्टम है उसमें जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए भाई, कांस्टेंट हो जाए। इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब देखो मेरे भाई कि हमने लिखा मेजरेबल प्रॉपर्टी, तो मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है कि जिसको हम मेजर करते हैं,
किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो मेजर किया जाता है उसी को बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी। यदि आपको कोई रिएक्शंस दिया होगा तब उसमें क्या मेजर करते हो, या तो उसका मोल दिया रहता है, या तो उसका वॉल्यूम दिया रहेगा, या फिर उसमें कंसंट्रेशन दिया रहता है, या फिर उस रिएक्शन का प्रेशर दिया रहेगा, यही तो दिया रहता है ना, तो उसी को बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी। अब कह रहा है कि जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट हो जाए। वो क्या हो जाए भाई? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो हम कह देंगे सर हमारा क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। क्या आ गया दोस्त? इक्विलिब्रियम। और भी अब इसको समझाते हैं कि मेजरेबल प्रॉपर्टी और भी सब बताएंगे। बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो गुस्सा मत होइएगा और ये मत सोचिएगा कि भाई अभी क्या पढ़ाएंगे। अभी स्टार्ट होगा, पहला चैप्टर लेक्चर है ना ये, तो थोड़ा सा माहौल बनाने में लगेगा सिर्फ पहले लेक्चर में, उसके बाद तो हम स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि जब केमिकल इक्विलिब्रियम है हमें जानना होगा सर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? देखो कोई भी रिएक्शंस होता है तो आप जानते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यदि कोई भी रिएक्शंस होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है यदि उस रिएक्टेंट में केमिकल सब्सटेंस ले लिया जाए, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, और उनका सिंबल लिख दिया जाए, जैसे H+O, लाइक जब सिंबल लिख दिया जाएगा तो उसी रिएक्शंस का नाम हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस। देखिएगा, इट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या भाई? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज अ symbolic representation, it is symbolic representation of chemical change। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है भाई? जो केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल चेंज का जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि हमने नाइट्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, और क्या बन गया भाई इससे? अमोनिया। अभी बस इतना देखो, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल चेंज हो रहा है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना ये। अब आप कोई भी रिएक्शन इसमें लिख देंगे, इसी बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब ये स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए केमिकल इक्विलिब्रियम कि क्या होता है भाई? द स्टेट ऑफ सिस्टम एट विच all the measurable property of the system, all the measurable property of the system like pressure, temperature, mole, concentration, volume, etc. become constant is called equilibrium, अब उसमें हमने देखा कि भाई सर केमिकल अगर इक्विलिब्रियम होगा तो केमिकल रिएक्शंस क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस क्या होता है भाई? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल चेंज, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल चेंज। अब हम अपने चैप्टर में थोड़ा बेसिक चीज स्टार्ट करते हैं जिसका हमें रिक्वायरमेंट होगा या बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शंस लिखो भाई, टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब देखो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शंस है इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई? जो टाइप ऑफ रिएक्शंस है इसमें क्या पढ़ा जाएगा दोस्त? तो आपने कभी नाम सुना होगा, ये जो टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। इसमें लिखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं,
करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट के बिहार पे केमिकल रिएक्शंस को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। फिजिकल स्टेट के बिहार पे केमिकल रिएक्शंस को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोलते हैं मेरे भैया होमोजीनियस और दूसरे को बोलते हैं मेरे दोस्त हेट्रोजीनियस। एक हो गया हमारा होमोजीनियस और दूसरा होता है दोस्त हमारा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम या होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस या हेट्रोजीनियस रिएक्शंस या हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो होमो 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 हेट्रो, तो होमो का मतलब होता है सेम टाइप का, सेम फेज होना चाहिए। लिखिएगा व्हेन ऑल द रिएक्टेंट, अच्छा रिएक्टेंट अगर ऐसे लिखते समझ जाएंगे आपको, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोलो भाई यहाँ पे व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोलो भाई। अब इसमें हो जाएगा इन सेम फेज, यहां हो जाएगा इन डिफरेंट फेज, उसमें लिखेंगे सेम फेज और यहां लिखा जाएगा डिफरेंट फेज। All the reactant and product in different phase, when all the reactant and product in same phase। अब देखो जैसे कोई भी सब्सटेंस होता है ना उसमें तीन फेज मायने रखता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो दो और भी होते हैं जैसे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, लेकिन वो अभी अपने काम के नहीं है। तो तीन होता है उसमें समझो, यदि कोई सॉलिड हो, रिएक्टेंट भी सॉलिड हो, प्रोडक्ट भी सॉलिड हो, दैट इज होमोजेनियस। रिएक्टेंट भी लिक्विड हो, प्रोडक्ट भी लिक्विड हो, होमोजेनियस। रिएक्टेंट एक्वस मीडियम में हो या फिर एक लिक्विड हो, दोनों एक ही होता है। जो रिएक्टेंट है वो या तो एक्वस मीडियम में हो या फिर लिक्विड लिखा हो, वो दोनों एक ही होता है, वो दोनों होमोजेनियस में आएगा। लेकिन जब इसको चेंज कर दिया जाए, एक अगर लिक्विड हो दूसरा सॉलिड हो, या पहला सॉलिड हो दूसरा गैस हो, या पहला सॉलिड हो, किसी दोनों में से एक आपका गैस हो जाए और एक आपका लिक्विड हो जाए, तो जब चेंज हो गया, वो जब चेंज हो जाएगा तो हेट्रोजीनियस। चेंज नहीं हुआ, सेम है, होमोजीनियस। यदि सेम है तो होमोजीनियस, चेंज हो गया हेट्रोजीनियस। यदि सेम फेज में है होमोजीनियस, डिफरेंट हो गया हेट्रोजीनियस। कुछ एग्जांपल लिखते हैं जो नॉर्मली आप जानते हो, पहले वो लिखते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बन गया, या फिर 2HI हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है भाई? होमोजीनियस के। या फिर हमने कहा कि मान लो एसिटिक एसिड एक्वस मीडियम में प्लस H2O लिक्विड गिव्स एस्टर। एक मिनट, ये वाटर है ना, एक मिनट, क्योंकि एसिटिक एसिड अगर हो जाएगा तो यहां पे अल्कोहल ले लो, अल्कोहल C2H5
अब देखो सभी गैस में है ना, जब सभी गैस में है ये भी कैसा हो जाएगा मेरे भैया, होमोजीनियस। अब इधर देखो, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का मिलकर क्या बन रहा है भाई, 2 मोल H2O लिक्विड बन गया। अब देखो ये 2 गैस फॉर्म में है, लेकिन जो यहां बन गया वो लिक्विड बन गया ना, अब वो चेंज हो गया ना। ये और एग्जांपल देखो, मुझे लगता है समझ में आएगा वाटर वाला कांसेप्ट। और देख लो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, हीट कर दीजिए। अभी हम लोग क्या समझा रहे हैं आपको, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब देखो, जब कैल्शियम कार्बोनेट हमने हीट कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये आपको सॉलिड फॉर्म में, ये आपको सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ये आपके गैस फॉर्म में चला गया ना, फेज चेंज हो गया ना। जब फेज चेंज हो गया इसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे दोस्त, हेट्रोजीनियस। अच्छा, थोड़ा ये देखो, ये जो होमोजीनियस है ना, ये तो अब ये समझ गए कि होमोजीनियस होगा तो सभी के सभी एक ही फेज में होंगे, या तो वो सॉलिड के सब सॉलिड होंगे, या सबके सब लिक्विड होंगे। ये हमने कहा ना आपसे, एक्वस हो या लिक्विड हो, दोनों को सेम फेज में ही काउंट किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस टूट गया अमोनियम आयन एक्वस मीडियम में प्लस OH माइनस एक्वस मीडियम में, ऐसे दिया रहेगा। और इसके साथ साथ में जल दिया रहेगा, जल नहीं, जल रहेगा नहीं, देखो तो ये भी सब एक्वस मीडियम में सबके सब हो गए, ये सब होमोजीनियस हो गए। ये सब क्या हो जाए, नोट कर लो भैया, अच्छे से नोट करो। ये पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। टाइप ऑफ रिएक्शन से पहला हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस होगा तो सेम फेज में होगा, और हेट्रोजीनियस होगा तो वो डिफरेंट फेज में होगा। अब लिखना क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट। लिखना भाई, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। लिख लो भैया, टाइप ऑफ रिएक्शंस में दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेसिस पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें 2 तरह की रिएक्शंस होंगी। अब सुनो मेरे भाई, ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, जबकि यहाँ पे किसी बुक में देखोगे मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ नाम दे दिया गया है। लेकिन हम आपको यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े होंगे अभी तक। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े होंगे और हम कहेंगे भैया आप पीछे पढ़े होंगे और आप नहीं पढ़े होंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और फिर आगे जब लीच एंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां पे ये आएगा। इसलिए जो भी बेसिक चीज आपकी होगी वो सब हम सीक्वेंस से आपको बताते चले जाएंगे। जब लीच एंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे आप वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। लिखना इसमें एक होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरा हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये उष्मा शोषीय अभिक्रिया होता है और ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसको उष्मा शोषीय बोलते हैं, इसको उष्मा क्षेपीय बोलते हैं। अब यहां समझो मेरे भाई, थोड़ी सी एक ही बात समझ लेना, यहां लिखा इंडो और यहां लिखा मेरे भाई एक्सो, बस यही समझ जाओ कि काम हो गया।
इंडो इक्जो, इंडो इंडो इक्जो। देखो जैसे लग रहा है यहां पे कोई बुला रहा है और यहां कोई जाने के लिए बोल रहा है। जैसे आपने कभी भी एरोप्लेन के पास जाइए तो जब जाएंगे तो उससे पहले गेट बना रहता है। एरोप्लेन जाइए, बड़े बड़े मॉल में जाइए या मोबाइल में जो गेम खेलते हैं उसमें देख लीजिए आप, तो वहां जिस साइड से एंट्री करेंगे ना वहां पे लिखा था एंट्री, आइए, जाने के लिए एग्जिट। देखो मोबाइल में भी लिखा रहता है, जब आप कुछ प्ले स्टोर या कुछ भी जब गेम खेलते हैं कुछ भी करते रहते हैं, जब बाहर आना होता है तो उसमें ऑप्शन होता है एग्जिट का, ठीक है। तो एग्जो मतलब रखना बाहर चला जाना, इंडो भी सर रखना आ जाना। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, सन की लाइट आ रही है हमारे पास, तो क्या बोलोगे? इंडो। हमसे वो अगर बाहर कोई जा रही है हीट, इक्जो। जैसे समझना मेरे भाई, हमें सुबह सुबह दौड़ लगानी है। हमने इंदौर फिजिकल एकेडमी का नाम सुना होगा। तो अगर सुबह सुबह दौड़ लगानी होगी तो हो सकता है कि आप एक गिलास पानी पी लीजिए। जब पानी पीजिएगा तो वो क्या बोलेंगे उसको? इंडो। आप पी रहे हो ना, इंडो। जब दौड़ स्टार्ट करते हैं 400 मीटर, 800 मीटर, 1200 मीटर, 1600 मीटर, तो 1600 मीटर के बाद आपके बॉडी से हीट रिलीज होती है, वो इन पसीने के फॉर्म में या जिस फॉर्म में रिलीज होती होगी। जब हीट निकलती है तो इक्जो हो गया, और जब आप पानी पी रहे हो एक तरह से मान लो वो इंडो हो गया। अब समझना कि कोई कहेगा सर ये क्या होता है, लिखना पहला इंडो में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होगा। इंडो में जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब, और इक्जो में जो हीट होगा वो रिलीज। हीट क्या हो जाएगा? रिलीज तो हो जाएगा। और इंडो में एब्जॉर्ब। इसी को आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, कहते हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब ऑन द सिस्टम, ठीक है। यह वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। थोड़े वापस आ जाओ, यहां हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, सॉरी एब्जॉर्ब हो रही है ना, बोलो भाई। अब समझो, यदि कोई रिएक्शन है, सॉरी कोई रिएक्शन है, उसमें इधर रिएक्टेंट होगा और इस साइड प्रोडक्ट होगा। ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। अब आप कह रहे सर इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब हो गया कि जो रिएक्टेंट है उसको पहले हीट देना पड़ेगा, और यहां पे कह रहे हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ क्या हीट। और यहां पे आप दे रहे हो ना, किसको दिया जाएगा? रिएक्टेंट को, और वहां किसके साथ हीट है? प्रोडक्ट के साथ। अब बताओ कोई पूछेगा इसमें हीट किसकी ज्यादा है, उसी बोलते डेल्टा एच। अब समझना, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझको किसी ने पैसे दे दिया। पहले हम यहां थे, मेरे पास 100 रुपया था, मेरे घर वालों ने मुझे गूगल पे फोन पे करके 50 रुपया और दे दिया। अब हम यहां आ गए, हमें 50 रुपया मिल गया। अब बताओ हमारे पास पैसा नहीं होगा या ज्यादा हो गया? तो 150 हो गए ना, 150 हो गया ना भाई। पहले ये रिएक्टेंट आर था, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो जब एब्जॉर्ब किया तो क्या बन गया? वो प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट होगा उसमें रिएक्टेंट के साथ साथ जो एनर्जी है वो भी इसमें होगा। यानी यहां पे कहें सर किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो प्रोडक्ट की, किससे? रिएक्टेंट से। अब ऐसे जब यहां लिखोगे तो यहां किसकी ज्यादा हो जाएगी? रिएक्टेंट की। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रही है ना, ये जो प्रोडक्ट है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ज्यादा कहां था? रिएक्टेंट में। बोलो भाई। तो जब यहां लिखेंगे डेल्टा एच, लिखेंगे हमेशा लिखते हैं हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस, पहले रुक जाओ, ज्यादा किसका होगा? प्रोडक्ट का नहीं, इसमें ज्यादा हीट किसका होगा? रिएक्टेंट का। किससे? प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि जो रिलीज हो रहा है ना, रिलीज कहां से होगा? प्रोडक्ट से। तो ज्यादा कहां रहा होगा? रिएक्टेंट में। अब देखो, अब हम जब लिखेंगे डेल्टा एच तो हो जाएगा
ज्यादा कहाँ एनर्जी थी, रिएक्टेंट में ना, तो रिएक्टेंट का साइन क्या है, निगेटिव। तो यहाँ कहेंगे सर जो भी आएगा वो 0 से छोटा आएगा या फिर वो निगेटिव वैल्यू आएगी, 0 से छोटा आएगा या फिर उसका डेल्टा एच क्या आएगा, निगेटिव, और इसका डेल्टा एच पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा नहीं होता थर्मोडायनेमिक्स में, जो हीट यहां लिखा उसको इस साइड कर दो, ये हो जाएगा रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस हीट, वैसे इधर चेंज कर दो, रिएक्टेंट ये प्लस उधर जाके माइनस हीट इक्वल टू प्रोडक्ट। अब एक टर्म होता है मेरे भाई, पूछा जाता है स्टेबिलिटी, तो जो स्टेबिलिटी होता है ना, स्टेबिलिटी वो एनर्जी की इनवर्सली रिलेशन होता है, और यहाँ जो हीट है वो एनर्जी की फॉर्म में, यहाँ जो हीट है वो किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, तो ज्यादा हीट कहाँ मिलेगी, प्रोडक्ट में। क्यों भैया, क्योंकि जो रिएक्टेंट था उसने एब्जॉर्ब किया ना, रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब किया ना, तब प्रोडक्ट बना। तो ज्यादा किसकी है, रिएक्टेंट की, बोलेंगे रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होगा मोर स्टेबल होगा किससे भाई, प्रोडक्ट से। अब इधर आ जाओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्लस हीट, यानी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से हीट निकल रही है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से हीट निकल रही है, यानी हीट ज्यादा कहां थी, रिएक्टेंट में, और निकल कहां से रही है, प्रोडक्ट से, तो कम कहां हो गई, प्रोडक्ट में। कर देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। अब इसको देख लो कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ देख लो भैया, ये बस इक्जो और इंडो मिटा देता हूं क्योंकि ये तो पहले से ही लिखे होंगे ना, क्योंकि मेरे बोर्ड में नीचे जगह नहीं है लिखने की, ठीक है। अब देखो आप इस ग्राफ में क्या करते भाई, इधर रिएक्शन का कोएफिशिएंट दिखाते इधर, और यहां ले लेते हैं हीट, वैसे इधर भी आ जाओ, और ये हो गया आपका हीट। हीट का मतलब एनर्जी, हीट का मतलब एनर्जी, हीट का क्या मतलब है, एनर्जी। अब बताना मेरे भाई हीट ज्यादा कहां पे, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, समझना। जो रिएक्टेंट है उसको हीट दिया जा रहा है तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बन रहा है। तो देखो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। अब ये हो जाएगा रिएक्टेंट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, बोलो भाई, ये हो जाएगा रिएक्टेंट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो कहेंगे सर जो रिएक्टेंट था उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, देखो हीट उसकी बढ़ रही है। अच्छा जब इधर आएंगे इस वाले में तो क्या कहेंगे, बोलो भाई यहाँ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा देंगे, बोलो भाई क्यों। अब कहेंगे सर देखो यहाँ पे हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्टेंट, हो जाएगा हीट ऑफ प्रोडक्ट, रुक जाओ, नहीं उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्टेंट, हो जाएगा हीट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, जो रिएक्टेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तेरा हीट बढ़ रही है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो हीट रिलीज कर रहा है, तो प्रोडक्ट बन रहा है। कुछ इस तरह का ग्राफ का फॉर्मेशन होगा, बोलो भाई। एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हीट। नोट करो भाई, थर्ड लिखिए, नोट कर लो। तो देखो थोड़ा पानी पी ले यार।
डायरेक्शन